बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम ये समझें कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर हम फोर्स की क्लासिफिकेशन करें तो फोर्सेस दो किस्म की होती हैं। कुछ को कहते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस और कुछ को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अगर कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात की जाए तो अगर आपके पास एक हैमर है तो आप जब तक ये हैमर किसी चीज से फिजिकली टच नहीं करेंगे तब तक ये हैमर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। इसका मतलब इन ऑर्डर टू अप्लाई सम फोर्स देयर मस्ट बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन हैमर एंड दैट ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहते हैं फोर्स लगे तो फिर हैमर का उस चीज के साथ, वो कोई कील हो सकता है, जो भी चीज है उसके साथ कांटेक्ट में आना, फिजिकली हिट करना जरूरी है। लेकिन समटाइम्स आप देखेंगे आप पर फोर्स लग रही होगी लेकिन आपको कोई चीज टच नहीं कर रही होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें अर्थ का किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना, अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर ना हो बल्कि जमीन को टच ना करे बल्कि जमीन से किसी हाइट पर हो, इस सूरत में आप देखेंगे फिर भी जमीन उसको अट्रैक्ट कर लेगी, हालांकि वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है। ऐसी फोर्सेस को कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट कैसे देते हैं कि आप जमीन को टच नहीं करे फिर भी जमीन आपको खींच रही है। रीजन इज दैट कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जमीन के गिर्द, इसका मतलब कोई एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो जमीन उसको अपनी तरफ पुल कर लेती है, खींच लेती है। ये जो जमीन के गिर्द या किसी भी प्लैनेट के गिर्द, किसी भी मैस के गिर्द ये जो फील्ड होता है जिसमें कोई दूसरी चीज आ जाए तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसे हम बोलते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। और आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में है कि अगर हम ग्रेविटी में मूव करें तो फिर वर्क डन की क्या सिचुएशन होगी। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन जो हमने देखी कि इट इज अ रीजन, ये एक जगह है, और स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द एक जगह है जिसमें ये क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इट इज अ रीजन और स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन विच इट कैन अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्शन की वजह क्या है, मैस है। जिस भी चीज का मैस होगा उसके गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब हमारे पास प्लैनेट जितनी कोई बड़ी चीज हो। तो यहां से बच्चे समझते हैं कि शायद ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स की होती है। ग्रेविटी मेरी भी है, ग्रेविटी इज व्हाइट बोर्ड की भी है, हर उस चीज जिसका मैस है उसकी ग्रेविटी है। बट इस वक्त एक तरफ से मुझे जमीन की ग्रेविटी खींच रही है, एक तरफ से मुझे व्हाइट बोर्ड की ग्रेविटी खींच रही है। बट क्योंकि मास ऑफ अर्थ इज मच मच लार्जर एज कंपेयर टू द मास ऑफ द बोर्ड, तो इस वजह से ग्रेविटी व्हाइट बोर्ड की बहुत कम है जबकि जमीन की बहुत ज्यादा है। इस वजह से मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करता दिखाई नहीं देता। इसका यह मतलब नहीं कि उसकी अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब उसकी अट्रैक्शन, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट मी। अब जरा देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने एक्चुअली पढ़ना क्या है। जब हम फील्ड्स की बात करते हैं वो सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, चार्जेस के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेट्स के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेट भी दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चार्जेस भी एक दूसरे को टच किए बगैर दूर से अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सारे फील्ड फोर्सेस हैं। हम आज ग्रेविटी को ही डिस्कस करेंगे। तो अब जरा देखिए, जब भी हम फील्ड फोर्सेस की बात करते हैं, फील्ड्स की बात करते हैं, तो फील्ड्स में हम दो क्लासिफिकेशंस करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक कंजर्वेटिव फील्ड क्या है।
जैसे कि आप जानते हैं कंजर्वेटिव का वर्ड निकला है कंजर्व होने से। कंजर्व जब हम कहते हैं कोई चीज कंजर्व है, इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है, वो चीज चेंज नहीं हो रही। कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, इसमें क्या चीज नहीं चेंज होती। जस्ट इमेजिन करें, अगर मेरे पास ये एक मार्कर, मैं इस मार्कर को इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक लेकर जाना चाहता हूं। हाउ मेनी पाथ्स डू आई हैव, मेरे पास कितने रास्ते हैं। आई हैव सो मेनी पाथ्स, इनफिनिट पाथ्स, मैं जिस मर्जी रास्ते से लेकर जा सकता हूं। मैं ए से भी यूं जा सकता हूं कि पहले मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाऊं और फिर सीधा चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूं पहले वर्टिकल जाऊं फिर हॉरिजॉन्टल चला जाऊं, और मैं कोई भी रैंडम पाथ चूज करके पॉइंट बी तक पहुंच सकता हूं। सो आई हैव मेनी वेज। अब आप सोच रहे हैं कोई रास्ता बड़ा होगा, कोई रास्ता छोटा भी होगा, और जब मैं बड़े रास्ते को फॉलो करूंगा मेरी एनर्जी ज्यादा यूज होगी, जब मैं छोटे रास्ते से जाऊंगा तो मेरी एनर्जी कम होगी, और अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो फिर तो मैं मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी बहुत कम होगी। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। कंजर्वेटिव फील्ड्स, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें पाथ बड़ा हो या छोटा हो, आप जिस मर्जी पाथ को फॉलो करें, हर दफा आपका जो वर्क है वो उतना ही होगा। दोबारा बोल देता हूं, कंजर्वेटिव फील्ड्स ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनमें आपका वर्क डन आपके चूज किए गए पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप बड़े पाथ को चूज करें या छोटे पाथ को चूज करें, डायरेक्ट पाथ चूज करें या इनडायरेक्ट, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वही होगा। यानी कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर किस पर कर रहा है? इस बात पर कर रहा है कि स्टार्ट कहां से हो रहे हैं आप, एंड कहां पर ले रहे हैं। यानी कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट। अगर आपका स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम है, इट डजंट मैटर विच पाथ यू चूज, आप जिस मर्जी रास्ते से चले जाएं, वर्क सेम होगा। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड्स की डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूं कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती हैं। कंजर्वेटिव फील्ड्स आर द फील्ड्स इन विच, जैसे कि मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। जब पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर किस पर डिपेंड कर रहा है, वो भी लिख देता हूं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल। आप कहां से जा रहे हैं और कहां को जा रहे हैं, बस ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा पाथ चूज करें। अब मजे की बात यह है कि कंजर्वेटिव फील्ड की एक और डेफिनेशन भी है, और मैं यहां आप लोगों के सामने वो डिस्कस करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा तवज्जो करनी है। एक तो ये डेफिनेशन ये हो गई कि आपने देखना है कोई फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ऑब्जेक्ट को कई रास्तों से लेकर जाएं। पहले स्ट्रेट ले जाएं, फिर ऐसे ले जाएं, फिर आप कोई भी रैंडम पाथ चूज करते रहें। अगर आपके पास हर दफा डिफरेंट रास्ते चूज करने पर, डिफरेंट पाथ्स चूज करने पर वर्क उतना हो, तो आप कहेंगे यार ये फील्ड कंजर्वेटिव है। क्या कोई और तरीका है चेक करने का कंजर्वेटिव फील्ड का? यस, एक और तरीका है, और वो ये है, आप एक पॉइंट से चलें, जो मर्जी पाथ चूज करें और वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं और चेक करें आपका वर्क डन कितना। अगर इस पूरे प्रोसेस में आपका वर्क डन टोटल 0 है, तो फिर ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है। और ये दो डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअली ये एक ही डेफिनेशन है, लेकिन डिफरेंट अंदाज में की गई है। तो अगर आप एक पॉइंट से चले और वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं, ऐसा करने पर आप एक क्लोज पाथ चूज करेंगे, राइट? तो हम कहेंगे कि अगर आप एक क्लोज पाथ में मूव करें और आपका वर्क डन 0 हो, तो ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड? अ फील्ड in which work done in a closed path is 0. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कंजर्वेटिव फील्ड को इतना डिस्कस क्यों कर रहा हूं।
पहले मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस किया और अब मैं कंजर्वेटिव फील्ड को डिस्कस कर रहा हूं। तो कुछ बच्चों को समझ आ गई होगी कि शायद सर आज चेक करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं, और यस मैं यही चेक करूंगा। और उसके लिए मेरे पास दो क्राइटेरिया, लेकिन मैं ऊपर वाले क्राइटेरिया को, क्योंकि एक से भी चेक हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेक है, तो इसलिए मैं सिर्फ ऊपर वाले क्राइटेरिया को देखूंगा, और अगर ऊपर वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि है या नहीं, तो लेट्स चेक आउट कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, ये चेक करने के लिए कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं, एक सिनेरियो बनाते हैं। सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि मैंने दो पॉइंट सपोज किए हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाऊंगा। आप देख रहे हैं पॉइंट बी ग्रेविटी में डिफरेंट हाइट पर है, और यहां से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है, जो वर्टिकल हाइट है, बेसिकली लेट मी कॉल दैट एच। तो ये है हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का वर्टिकल डिस्टेंस। अब मैंने ए से बी जाना है। हाउ मेनी पाथ्स डू आई हैव? आई हैव इनफिनिट पाथ। मेरे पास डिफरेंट तरीके हैं ए से बी तक जाने के, और मैं इनमें से तीन तरीके आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। पहले मैं ए से बी तक जाने के लिए हॉरिजॉन्टल जाऊंगा, और जैसे ही मैं पॉइंट बी के बिल्कुल नीचे पहुंचूंगा तो फिर मैं वर्टिकली अपवर्ड चला जाऊंगा। इसे कहूंगा कि ये है पाथ वन। तो मैं पाथ वन में पहले पॉइंट ए से हॉरिजॉन्टल चला पॉइंट डी तक, और फिर मैं डी से पॉइंट बी तक आया। इसे मैं कह देता हूं कि ये है पाथ वन। इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि मैं पॉइंट ए से बजाय पहले हॉरिजॉन्टल जाने के क्यों ना पहले वर्टिकली जाऊं। तो मैं पॉइंट ए से पहले वर्टिकली अपवर्ड जाऊंगा, और जब पॉइंट बी के बिल्कुल सामने पहुंचूंगा तो पॉइंट बी पर चला जाऊंगा। इस केस में मैं पहले ए से पॉइंट सी तक गया, और फिर जब सी पर पहुंचा तो पॉइंट बी पर चला गया। ये जो मेरे पास पाथ बना है, इसको मैं पाथ 2 बोलूंगा। अब रह गई मेरे पास एक लास्ट पाथ। आपने देखा इसमें मैं बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए, ताकि हम जब चेक करें तो हमें बिल्कुल कंफर्म हो, तो हम एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पाथ चूज करते हैं, जो इतना ज्यादा स्ट्रेट ना हो बल्कि थोड़ा सा रैंडम पाथ हो। तो ये तीसरा पाथ जरा देखिएगा, ये तीसरा पाथ कुछ इस तरह से मैं चूज करूं। ये है पाथ 3। जैसे कि आप लोगों को याद है, क्या काम है आज का? हमने चेक करना है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं। और ये चेक करने के लिए मैंने आपको टेस्ट बताया, और वो टेस्ट कुछ इस तरह से था कि आप चेक करें कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप डिफरेंट पाथ से जाएं तो वर्क एक जैसा होना चाहिए। तो आप जरा देखते हैं हमारे पास इस सूरत में पहले मैं वर्क निकालूंगा पाथ 1 से। तो पाथ नंबर 1, पाथ 1 को नाम दे दो। पाथ 1 ए डी बी है, इस पाथ से जा रहा हूं, तो पाथ 1 को हम नाम दे देते हैं ए डी बी। और मैंने इस पूरे पाथ में वर्क डन फाइंड आउट करना है। मैं क्या करता हूं कि ए डी बी का ये जो पूरा वर्क है, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेता हूं। ए डी बी में पहले मैं ए से डी तक जा रहा हूं और फिर डी से बी तक जा रहा हूं। तो मैं कहूंगा वर्क डन फ्रॉम ए टू ए डी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू डी। पहले मैं ए से डी जाऊंगा, फिर वर्क डन फ्रॉम डी टू बी, और ये दोनों पाथ्स के वर्क डन को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा पाथ 1 का। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करना है जरा तवज्जो कीजिएगा। पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। देखिए ए डी में कितना वर्क होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। यहां पर
जब मैं ए से डी जा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहा हूं हॉरिजॉन्टल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ एक्स एक्सिस में, जबकि उसका वेट यानी कि फोर्स है डाउनवर्ड। तो एंगल क्या बना? एंगल तो बना 90 डिग्री। इस सूरत में एफ डी कॉस थीटा के साथ क्या आ जाएगा? 90, और आपको मालूम है कॉस 90 0, यानी कि ए से डी तो कोई वर्क नहीं हुआ, तो ये तो वर्क ही नहीं। अब मैं डी से बी जाऊंगा। जब मैं डी से बी जा रहा हूं तो उस सूरत में मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जा रहा हूं। जब मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो अभी भी नीचे को ही खींच रही होगी, तो ग्रेविटी नीचे को खींच रही होगी। इस सूरत में एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। और यहां पर जब आपने डी से बी वर्क निकालना है तो ये बनेगा एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 कितना होता है? -1। तो ये कॉस 180 -1 होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो बाकी रह जाएगा एफ डी। अब एफ क्या है? एफ तो फोर्स वेट है, और वेट का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? एम जी। तो ये W = mg, वेट की जगह। और D क्या है? D जितना डिस्टेंस मूव किया, तो आप जब D से B गए तो आपने h डिस्टेंस मूव किया, तो हमारे पास D से B जो वर्क आया वो आया -mgh। दोनों वर्क डन आ गए। तो पाथ 1 का टोटल वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों वैल्यूज को इधर पुट कर देता हूं, तो ये हमारे पास बनेगा वर्क डन ए डी डी किसके बराबर आएगा? ए टू डी वर्क वो तो 0 है, प्लस डी टू बी वर्क वो तो -mgh। तो हमारे पास ए डी बी का टोटल वर्क कितना हुआ? -mgh। ये आ गया हमारे पास पाथ 1 से किया गया टोटल वर्क। लेकिन आपने बिल्कुल ऐसे डेरिवेशन नहीं लिख देनी, आप लोगों ने वो सारी बातें लिखनी है उस पैराग्राफ में जो पेज नंबर 7 पर दी हुई है, और वो सारी बातें आप देखेंगे ये जो मैंने आपके सामने किया उसी कोर्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ। अब जरा देखते हैं हम सेकंड पाथ, वो पाथ जिसको मैंने पाथ 2 बोला है। अब इसको मैं जरा सिंप्लीफाई करता हूं आप लोगों के सामने। पाथ 2 ये वाला पाथ है कि ए से सी जाए फिर सी से बी जाए, तो इसे बोलूंगा ए सी बी। तो अब हम जरा देखते हैं इस पाथ के भी मैं 2 हिस्से कर लेता हूं कि ए सी बी है। तो अगर आपने ए सी बी में वर्क निकालना है तो किसके बराबर आएगा? पहले ए से सी वर्क, कि आप यहां से यहां तक गए कितना वर्क हुआ, फिर वहां से सी से बी तक गए तो कितना वर्क हुआ, और आप फिर इनको ऐड कर देंगे। अब मैं डिटेल में नहीं जाता, अभी हम लोगों ने कुछ बात सीखी लास्ट कैलकुलेशन से, और वो क्या है कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो आप इधर को जा रहे हैं, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, तो एंगल 90 बनेगा, और हॉरिजॉन्टल चलते हुए कोई वर्क नहीं होगा। तो फिर जब मैं यहां सी से भी जाऊंगा तब भी तो मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं, और तब भी कोई वर्क नहीं होगा। तो मैं यहां पर बगैर किसी हिचकिचाहट के पहले ही 0 लिख देता हूं। आप चाहे तो कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। अब जरा देखिए ए से सी, जब मैं ए से सी जा रहा हूं, पहले भी तो जब मैं डी से बी गया था तो क्या आंसर आया था? -mgh, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहे हैं, एंगल 180 डिग्री बन रहा है, तो cos 180 -1 बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी होगा। तो जब आप ए से सी जा रहे होंगे आपका आंसर -mgh आएगा। तो फिर हमारा जो टोटल वर्क डन आया पाथ 2 का, वो कितना हुआ? -mgh। आपने देखा कि जितना वर्क डन पाथ 1 में आया था -mgh, उतना ही वर्क डन आप ए से भी अगर पाथ 2 को फॉलो करते हुए गुजरे तो भी उतना ही आएगा। बट एक पाथ भी रह गया, और वो सबसे रैंडम पाथ है, हटकर है, ये वाला पाथ 3। अगर आप इस रास्ते से जाएं तो फिर हमारे पास क्या वर्क आएगा, तो पहले हम उसको चेक करते हैं, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो जरा देखिए ये जो पाथ 3 है, ये मैं आपके सामने यहां पर दोबारा बना रहा हूं किसी वजह से। ये देखिए जी,
ठीक है जी। तो ये बात मैंने आपके सामने दोबारा से बना दिया। अब हमारे पास जैसे कि मैंने बताया था इस पाथ की टोटल जो हाइट है वो है h। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसमें तो ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है। अब यहां पर जब इस तरह से हमारे पास कोई सिस्टम हो तो हम अपना काम आसान करते हैं छोटे छोटे पैचेस या इंटरवल्स बनाकर। ये देखिए, मैं यहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है तो नहीं, तो मैं क्यों ना इमेजिन कर लूं कुछ पाथ्स जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। तो मैंने अपने स्मूथ पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैचेस में डिवाइड कर दिया और हर एक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, अप टू लास्ट पैच का डेल्टा yn। इसी तरह आप सोच रहे होंगे कि मैं हॉरिजॉन्टल को डेल्टा x1, x2 नाम दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। और अभी आपको पता चलेगा कि मैं हॉरिजॉन्टल को क्यों इग्नोर करा। तो अब जरा डिस्कस करते हैं कि ये जो पाथ 3 है इसमें अब पार्ट 3 में हमारे पास वर्क डन कैसे फाइंड आउट करना है। इसमें तो बहुत से पैचेस हैं, तो अगर आप वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हैं कहां से कहां, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डायरेक्ट इस पाथ से, तो ए से बी तक जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, इन सारे पैचेस का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैचेस का वर्क। अब एक बात नोट करें, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल चलते हैं आप एक्स एक्सिस में चल रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको नीचे को खींच रही होती है, वेट नीचे को होता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो हम कहेंगे कि वर्क जीरो हुआ। जब भी जमीन पर आप हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो वर्क जीरो होगा। तो अब यहां पर देखते हैं, जब मैं यहां भी ऐसे जाऊंगा, ये भी तो हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल हमारे पास स्टेप्स हैं उनमें कोई भी वर्क नहीं होगा। तो वर्क सिर्फ कहां होगा, वर्टिकल स्टेप में, यानी कि ऊपर जाते हुए। तो आप जरा देखिएगा, हम सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स देखेंगे। तो ये बात मैं पहले लिख देता हूं कि वर्क डन along all horizontal steps is 0। तो फिर सिर्फ वर्टिकल में होगा। अब जरा देखिए, वर्टिकल में भी हमने पढ़ा कि जब चीज ऊपर लेकर जा रहे हो, जैसे यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, वेट डाउनवर्ड है, एंगल 180 बन रहा है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव। तो अब जरा देखिए, हमारे पास वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, सिर्फ वर्टिकल्स को देखना है, इधर जाते हुए ऊपर जाते हुए, नेगेटिव माइनस mg। h नहीं अब बोलेंगे क्योंकि हम इस हाइट तक जा रहे हैं, तो ये हाइट कितनी है, डेल्टा y1। फिर इसको तो जीरो हो गया वर्क। अब फिर वर्टिकल जाऊंगा तो माइनस mg डेल्टा y2, फिर माइनस mg डेल्टा y3, और करते करते माइनस mg डेल्टा yn, वो लास्ट स्टेप के लिए। आप देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, माइनस mg कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास माइनस mg कॉमन लेकर जो रह जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 अप टू डेल्टा yn। अब हमारे पास डेल्टा y1, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, फिर ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, फिर ये वाला, और करते करते जब आप ये सारे वर्टिकल डिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बन जाएगा। और वो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, h। तो ये पूरा जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसे मैं h लिख देता हूं। तो आपने देखा
कि थर्ड पाथ में भी वर्क डन कितना आया, माइनस mgh। फर्स्ट पाथ में माइनस mgh, अगर आप इस पाथ से जाएं माइनस mgh, दूसरे पाथ से जाएं फिर भी माइनस mgh, और तीसरे पाथ में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसमें भी हमारे पास थर्ड पाथ से माइनस mgh आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, आप जिस मर्जी पाथ से जाएं आपका वर्क डन एक जैसा ही लगेगा। और हम लोगों ने स्टार्ट में ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करता हो, जिस मर्जी पाथ से जाएं वर्क डन हमेशा उतना ही हो, तो फिर ऐसी फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आज हमने क्या सीखा, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं? तो इसका आंसर है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो अब हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे इसी तरह से। ये कंक्लूजन क्या बना, कंक्लूजन ये हुआ कि अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। रीजन, बिकॉज हमने देखा कि वर्क डन जो है, बिकॉज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये है हमारे पास कंक्लूजन के अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ही कंजर्वेटिव फील्ड है, क्या हमारे पास और फील्ड्स नहीं है? तो इसका आंसर है कि हमारे पास और भी फील्ड्स हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलास्टिक फील्ड, ये तीनों की तीनों फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। यानी कि अगर आप इन फील्ड्स में मूव करते हैं तो आराम से मूव करें, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जिस मर्जी रास्ते से जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप सोचेंगे क्या सर कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं जिसमें हमें पाथ को ध्यान से चूज करना चाहिए क्योंकि किसी पाथ में ज्यादा वर्क डन और किसी में कम वर्क डन होगा? तो यस, अगर हमारे पास एक ऐसी जगह जहां पर फ्रिक्शन है, अब 2-3 पाथ हैं आपके पास, फ्रिक्शन तो हीट लॉस यानी कि आपकी एनर्जी लॉस का सबब बनेगा, और जब भी आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव करेंगे तो आप सोचेंगे कि यार मैं कम से कम फ्रिक्शन का लॉस करूं और फ्रिक्शन के जरिए जो है वो हीट लॉस करूं। इस सूरत में आप कौन सा पाथ चूज करेंगे? डेफिनेटली जो छोटी लेंथ का होगा, क्योंकि वहां पर आपको कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, वो सारी फोर्सेस जो नॉन कंजर्वेटिव है वो भी वहां पर मेंशन है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, लेकिन एक चीज अभी बाकी है और वो चीज अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो स्टूडेंट्स, उन दोनों चेक्स में से हमने पहला चेक तो देखा कि अगर हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में आप पाथ पर आपका वर्क डन डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमने दूसरी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल नहीं यूज किया। ये भी तो कंजर्वेटिव फील्ड चेक करने का एक तरीका था। क्या तरीका था ये? कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। आप एक पॉइंट से चले वापस उसी पॉइंट पर आए तो आपका वर्क डन जीरो होगा, तो भी कंजर्वेटिव फील्ड है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑल्दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसको क्विकली 1 मिनट में बताता हूं। ये देखिए, हमारे पास आप अगर पॉइंट ए से चले और पहले जैसे पॉइंट डी तक गए, फिर पॉइंट बी तक गए और वापस पॉइंट ए पर आ गए। अब जरा देखिएगा ये क्लोज पाथ बना कि नहीं बना? आप पॉइंट ए से चले वापस उसी पॉइंट पर आ गए। जरा देखते हैं इसमें टोटल वर्क डन क्या होगा। टोटल वर्क डन होगा इन सारे वर्क्स का सम। तो पहले आप ए से डी जाएंगे, उसका वर्क, फिर डी से बी जाएंगे, उसका वर्क, फिर बी से सी जाएंगे और फिर सी से ए जाएंगे। ये सारे वर्क्स को ऐड करें। अब ए से डी आप इधर जा रहे हैं, जब भी हॉरिजॉन्टल जाएंगे वर्क जीरो, अभी हमने डिस्कस किया। डी से बी आप ऊपर जा रहे हैं, जब भी ऊपर जाएंगे आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, नेगेटिव वर्क और माइनस mg। फिर बी से सी आप फिर से हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, और जब आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो वर्क तो जीरो होगा। और हमारे पास सी से ए आप सोच रहे होंगे फिर से माइनस mgh, नहीं। अब आप देखें सी से ए आप नीचे आ रहे हैं और आप भी नीचे आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे को है और ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे को ही खींच रही है, तो हमारे पास यहाँ वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि cos 0 बनेगा और cos 0 1 होता है, तो ये आएगा प्लस mgh।
जरा तवज्जो से देखिए, 0 और ये सारा टोटल जो वर्क डन आपका आया ये 0 आया। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन एक क्लोज पाथ में 0 है। यहां से भी हम साबित कर सकते हैं कि वाकई में अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। आपकी बुक ने ये चीज आपसे पूछी है कि क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अब आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट